वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट्स के तहत जो प्रोडक्ट्स आते हैं उनको सेल करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ मॉल बनाए जाने की योजना बनाई है। उन मॉल्स को क्या नाम दिया है और किन किन शहरों में खोलने की योजना है वो? उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश भारत का जो चुनाव है लोकसभा का, उसको पूरी तरीके से असंतुलित कर देता है। क्यों? कि आजकल ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टीचिंग के लिए आया है और ऑफलाइन क्लासेस भी चलती हैं। क्या बेनिफिट है दोनों में और क्या अंतर है दोनों में? क्या अंतर आ गया समाज में इससे? क्षेत्रीय राजनीतिक दल और राष्ट्रीय राजनीतिक दल को जो निर्धारित करने का पैमाना है वो क्या है? मैं कम इन मैम? यस प्लीज कम इन। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। बैठिए। कौशलेंद्र जी जी कैसे हैं आप? ठीक है मैम। कौशलेंद्र जी अपने बारे में हमें कुछ बताइए, अपना एक छोटा सा परिचय हमें दीजिए जिससे कि हम ये समझ पाएं कि किन विषयों पर हम आपसे बात करें। जी मेरा नाम मैम कौशलेंद्र है। मैं वही प्रदेश के रायबरेली ज़िले का निवासी हूँ। मैंने अपना ग्रेजुएशन 2015 में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित से उत्तीर्ण किया है। अच्छा ठीक है, आपने 2015 में ग्रेजुएशन किया। जी मैम। और तब से लेकर अब तक आपने कोई जॉब या ऐसा कुछ करने का नहीं सोचा? मैम मेरी पढ़ाई थोड़ा ब्रेक हो गई थी। अच्छा। पारिवारिक समस्याओं की वजह से। उसके बाद मैं दोबारा कंटिन्यू नहीं कर पाया और मैं 2020 से लगातार पीसीएस का मेंस दे रहा हूँ। अच्छा, 20, 21, 22 और 23 में इंटरव्यू कॉल आई है मैं पहली बार। अच्छा ठीक है बढ़िया। ये बताइए कि सिविल सर्विसेज के लिए आप डेडिकेटेड हैं, बीच में आपकी पढ़ाई ब्रेक हुई किन्हीं भी वजहों से और अब आप लगे हुए हैं जी। लेकिन आपकी जो शैक्षिक योग्यता है वो स्नातक है, ठीक है। अगर किन्हीं वजहों से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपके पास क्या कोई बैकअप प्लान है? मैम मैं एक इंस्टीट्यूट में जो है पढ़ाता हूँ मैम। अच्छा, वनडे एग्जाम की तैयारी के लिए। अच्छा। जीएस का पढ़ाता हूँ मैम। ओके ठीक है, जिससे कि आप अपना जो है कुछ अर्निंग करते हैं। हाँ, और थोड़ा कृषि में भी जो है घर की खेती का। ठीक है, तो आप पढ़ा भी रहे हैं, टीचिंग करना आपकी हॉबी भी है। जी मैम। तो आपको नहीं लगता कि आपको टीचिंग को अपना प्रोफेशन बनाना चाहिए? कहते हैं कि जो आपका पैशन है अगर वो आपका प्रोफेशन है तो आप और भी अच्छा करते हैं। हाँ मैम, लेकिन मुझे लगता है कि मैं सिविल सर्विसेज में जाना चाहता हूँ मैम। हाँ, मुझे कुछ जो है घर की कुछ जो समस्याएं हैं उन सबको दूर करने के लिए मुझे लगता है थोड़ा अच्छा जो है प्लेटफॉर्म मिल जाए मैम। ठीक है बढ़िया। अब ये बताइए कि क्योंकि आप एक भावनात्मक व्यक्ति लग रहे हैं, अपने परिवार से जुड़े हुए, अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं, हो सकता है एक प्रशासक के रूप में आपके जब आप अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हो तो आपके सामने कई बार ऐसी भी स्थितियां आ सकती हैं जहां पर आपको परिवार और समाज में से किसी एक को चुनने की स्थिति आ जाए। जी। तो फिर आपको क्या लगता है कि आप किसको महत्व देंगे? मैम जो है महत्व दरअसल ड्यूटी को देना ज़्यादा जरूरी है, परंतु साथ में परिवार को भी देखते हुए चलूंगा मैम मैं। आप एक एसडीएम हैं, ठीक है। एक जगह पे दंगा हुआ है जी मैम। एक जगह पे आग लगी हुई है और एक जगह पे आपके पिताजी बहुत सीरियसली बीमार हैं। यस मैम। और आपको उन तीनों जगहों पे होना चाहिए, जैसा कि मतलब लगता है कि आप, क्योंकि आपकी दो सामाजिक जिम्मेदारियां हैं और एक आपकी पारिवारिक जिम्मेदारी है। आप सबसे पहले किस जगह पे जाएंगे? मैम मैं सामाजिक और ड्यूटी वाले जिम्मेदारी। किस जगह पे जाएंगे? आग लगने वाली जगह पे जाएंगे? जहाँ जी मैम मुझे जहाँ। तो फिर दंगे वाली जगह पे उसके बाद जाएंगे? मैम तीन हैं, एक जगह दंगा हुआ है जी मैम, एक जगह आग लगी हुई है और एक जगह आपके घर में आपके पिताजी बीमार है। यस मैम। तीनों जगह पर आपके होने की आवश्यकता है। आप सबसे पहले किस मौके पे पहुंचेंगे? यदि मैम मैं अकेले, मुझे सिर्फ ये दायित्व है कि मुझे केवल जाना है, तो मैं सबसे पहले मैम दंगे वाली जगह पे जाना चाहूँगा मैं। क्यों? पिताजी को छोड़ देंगे? नहीं मैम, पिताजी के लिए दरअसल हो सकता है कि मैं फ़ोन करके एम्बुलेंस से या अस्पताल में पहुंचा दूँ। उसके बाद मैं जो है दंगे वाली जगह जहाँ पे हो सकता है कैजुअलिटी ज़्यादा है, मुझे लग रहा है कि समस्याएं ज़्यादा होंगी, तो मैं पहले वहाँ पे जाना प्रेफर करूँगा। ठीक है। ये बताइए कि उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में अभी तक ऐसे कौन कौन से प्रशासक हुए हैं राज्य सेवा के जिनके कार्यों से आप बहुत प्रभावित रहे हैं? सॉरी, आपको आइडिया नहीं है? अच्छा, भारत के ऐसे कौन कौन से प्रशासक रहे हैं जिनके कार्यों से आप बहुत ज़्यादा प्रभावित रहे हैं? मैम जैसे एक IAS ऑफिसर हैं आर्मस्ट्रांग पामी, जो है पूर्वोत्तर भारत में। उन्होंने क्या किया है ऐसा? उन्होंने मैम जो है एक पीपल्स रोड बना दी, मतलब कि जनता के पैसों से, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। ठीक है, बहुत अच्छा। और मैम जैसे क्या कहते हैं, अशोक खेमका जी हैं श्री, तो उन्होंने जो है उनके कार्यों से मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ कि ईमानदार ऑफिसर गिने जाते हैं भारत के। ठीक है।
कौशलेन जी, उत्तर प्रदेश में अब जब चुनाव होंगे विधानसभा के, यस मैम। तो जो व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा, जो भी व्यक्ति बनेगा, जी जी। वो किस नंबर का मुख्यमंत्री होगा? आपको आइडिया नहीं है? उत्तर प्रदेश में कितने क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं? क्षेत्रीय राजनीतिक दल में इतना कुछ आइडिया नहीं, मतलब एक आध दो गिन सकते हैं जैसे। हाँ जैसे बताइए। मैम एक सपा है। अच्छा कोई बात नहीं, आप मुझे ये बता सकते हैं कि क्षेत्रीय राजनीतिक दल और राष्ट्रीय राजनीतिक दल को जो निर्धारित करने का पैमाना है वो क्या है? मैम इसके कई पैमाने हैं, जैसे एक है कि जो है लोकसभा की सीटों में याद नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा कोई बात नहीं। भारत में कुल कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं इस समय? राष्ट्रीय राजनीतिक इस वर्ष कुछ फेरबदल हुआ है उस लिस्ट में, मैम, उसके बाद टोटल कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं? मैम 7 राजनीतिक। कौन कौन से? जैसे भाजपा, कांग्रेस, बसपा है और आम आदमी पार्टी को अभी शामिल किया गया मैम। बस। कौशलेंद्र, यस सर। आप जिस क्षेत्र से हैं उस क्षेत्र में गवर्नमेंट जॉब के प्रति बहुत आकर्षण है। यस सर। ऐसा क्या कारण है? सर जहाँ तक मुझे लगता है कि उद्योग जो है कम है और अधिकतर जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है, तो इस वजह से एक लोगों में यह है कि कृषि से अगर जो है अन्य किसी उस पर जाना है तो गवर्नमेंट जॉब बेहतर विकल्प लोगों को लगता है। कृषि के प्रति युवाओं में काफ़ी जो है वह कम रुचि रह गई है। यस सर। क्या किया जाए युवाओं की रुचि बनी रहे? सर जहाँ तक लगता है कि सर अभी ये जो है कुछ फ़ायदे का सौदा कम बचा हुआ है कृषि में, जहाँ तक ये इसमें जो है हो सकता है कि कुछ अन्य रिफॉर्म जैसे साइंस और टेक को इसमें शामिल किया, जैसे ड्रोन जो है और ड्रोन से और उसके साथ सर जो है और अन्य नई तकनीकें शामिल करके जो है इसमें इंटरेस्ट युवाओं का बढ़ाया जा सकता है सर। अच्छा, तो फिर आप क्यों जो है वह जाना चाह रहे हैं? सर जो है इस समय जो है मुझे लगता है कि मैं सिविल सर्विस में अच्छा कर सकता हूँ सर। तो आप जो है जाना चाह रहे हैं सर्विस सेक्टर में? यस सर। और आप अपने जो है वह युवाओं को जोड़ना चाह रहे हैं प्राइमरी सेक्टर से? नहीं सर, ऐसा नहीं है। दरअसल दिक्कत यह है कि मेरे साथ समस्या ये है कि घर में जो है उतना इनकम नहीं है सर, तो उसमें लग रहा है कि एक बेहतर जॉब आ जाए, उसके बाद खेती भी ढंग से करवाई जा सकती है सर। अच्छा, कितनी सैलरी है एक IAS ऑफिसर की जो है, एक SDM की, एक DSP की, एक SP की? क्या सैलरी होती होगी? सर सैलरी का ताज़ा नहीं सर, 5400 ग्रेड पे का है सर शायद जॉब। तो कितनी सैलरी मिलती होगी? सर ये है, सॉरी। अच्छा चलिए, उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश भारत का जो चुनाव है लोकसभा का, उसको पूरी तरीके से असंतुलित कर देता है। जी सर। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे जो है भारत के सर्वाधिक सीटें जो है उत्तर प्रदेश से जो है 80 सीटें हैं सर, तो इस वजह से यहाँ पे जो है मुख्य केंद्र यहाँ बन जाता है। तो क्या ऐसा नहीं लगता है कि जो है वह ये फेडरल स्ट्रक्चर को काफ़ी जो है वह नुकसान पहुँचा रहा है? जो भी प्राइम मिनिस्टर आएंगे उनको उत्तर प्रदेश के रास्ते से गुजरना है। नहीं सर, मुझे लगता है कि सर ये जनसंख्या अधिक है तो प्रतिनिधित्व अधिक होना चाहिए, इस वजह से हमको लगता है कि सही है सर। परिसीमन आयोग बैठना है। हाँ। कब बैठना है? नहीं पता। अच्छा, लोकसभा का अभी जो है जो स्ट्रक्चर है उसके आधार पर जो है वह देखा जाए, जी सर, तो उत्तर प्रदेश में 80 जो है वह सीट हैं। यस सर। कौन कौन से दल को कितनी की सीटें जो है वह अंतिम चुनाव में प्राप्त हुए थे? अवेयर नहीं है। विधानसभा में कितनी सीटें हैं? विधानसभा में सर 403 सीटें हैं उत्तर प्रदेश। किस किस दल को कितना जो है वह सीट हैं अभी? सर सर्वाधिक सीट बीजेपी को मिली थी सर। सीट मैं पूछ रहा हूँ, सीट नंबर ऑफ सीट्स पूछ रहा हूँ। नंबर ऑफ सीट सर अभी। क्यों, अपने राज्य से आपको नहीं है वैसा, पॉलिटिकल सिस्टम से जो है वह रुचि नहीं है? नहीं सर, रुचि है, परंतु 2017 में शायद चुनाव हुआ था, उसके बाद सर फिर जो है अभी 2017 में चुनाव हुआ था, उसके बाद चुनाव नहीं हो पाया? नहीं हुआ सर, दरअसल भूल गए सर, हो सके रिकॉल कर लेंगे। 22 में चुनाव हुआ है? 22, हाँ सर 22 में, सॉरी। 6 साल हो गया, 6 साल में। यस सर। अच्छा चलिए, आपके जो है वह राज्य के कौन वित्त मंत्री हैं? आपके राज्य के उद्योग मंत्री कौन है? नो सर।
आपके राज्य के गृह मंत्री कौन है? और वन मंत्री? उत्तर प्रदेश किन्नर कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? उत्तर प्रदेश किन्नर कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? सर नहीं आइडिया, सॉरी। नहीं पता। उत्तर प्रदेश में जो है वह कितने ज़िले हैं? 75 जिले। कौन से ऐसे ज़िले हैं जिसका मुख्यालय, उसके कितने ज़िले हैं ऐसे जिनका मुख्यालय जो है वह उनके नाम पर नहीं है? सर जैसे अमेठी, अमेठी का मुख्यालय गौरीगंज है सर। जैसे अंबेडकर नगर का पडरौना है। और सर चलिए, आपका गृह जिला रायबरेली, यस सर। उसके चारों तरफ के जो है वह ज़िलों का नाम बता दीजिए। किसकी सीमा जो है वह सबसे ज़्यादा मिलती है और जिसकी सीमा सबसे छोटी मिलती है, उसके आधार पर सजाकर। सर रायबरेली की सर्वाधिक सीमा सर प्रतापगढ़ से मिलती है। ठीक है, उसके बाद? सर क्रम याद नहीं आ रहा सर। कितने ज़िलों से मिलती है? सर प्रतापगढ़, अमेठी और सर फतेहपुर, लखनऊ। ठीक है। कौशलेंद्र जी, आपने टीचिंग मेंशन किया हुआ है यहाँ पर। यस सर। टीचिंग में क्या पढ़ाते हैं आप, क्या अभिरुचि है आपकी? सर मैं वनडे एग्जाम्स के लिए जो जीएस पढ़ाता हूँ सर। अच्छा, मेरा इसी से संबंधित एक प्रश्न ये है जी सर। कि आजकल ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टीचिंग के लिए यस सर। आया है जी जी और ऑफलाइन क्लासेस भी चलती हैं। जी सर। क्या बेनिफिट हैं दोनों में और क्या अंतर है दोनों में, क्या अंतर आ गया समाज में इससे? सर जैसे ऑनलाइन क्लासेस की वजह से गांव तक पहुंच हो गई है सर। जैसे अब एक्सेस बहुत अच्छा हो गया है। जैसे हम लोग के लिए तैयारी के लिए से पूरा ऑनलाइन ही पड़ा हुआ है सर। तो मुझे लगता है कि अब युवाओं को जो है बड़े शहरों की तरफ आने का कोई मतलब नहीं रह गया है, आसानी से पहुंच हो गई है। मतलब ऑफलाइन क्लासेस की उपादेयता समाप्त हो गई है? नहीं सर, ऑफलाइन क्लासेस से बेहतर सर मुझे नहीं लगता। ऑनलाइन ये है कि अगर जिसके पास क्षमता नहीं है वहाँ तक पहुँचने की, गरीब व्यक्ति है वो वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा है तो घर पे बैठ के ऑनलाइन पढ़ सकता है। परंतु सर ऑफलाइन में क्या होता है कि हम 1-to-1 इंटरेक्शन कर पाते हैं सर। टीचर से जैसे पूछना है तो तुरंत आके हम क्वेश्चन पूछ ले रहे हैं। अब वहाँ पे से मान लो कोई मैसेज डाल रहे हैं, आप कब आ रहा है रिप्लाई, 1 दिन 2 दिन में, तो ये सर थोड़ा हो सकता है कि। चलिए, आप जीएस पढ़ाते हैं तो कुछ बेसिक चीज़ें पूछ लेता हूँ आपसे। जी सर। क्योंकि आप उत्तर प्रदेश से हैं तो द्विसदनीय विधानमंडल है यस सर। उत्तर प्रदेश में। जी सर। द्विसदनीय विधानमंडल में और द्वैत शासन में क्या अंतर है? द्वैत शासन का मतलब सर जो है पावर का सेपरेशन हो जाता है सर। जैसे मतलब कि कुछ पावर्स जो है जैसे पावर का होता है या विषयों का होता है? क्योंकि दे बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। यस सर। एक बार कंफर्म कर लीजिए, पावर्स का होता है या विषयों का सॉरी होता सर, विषयों का हो जाता है सर। तो 1919 के अधिनियम के बाद जो है द्वैत शासन लागू किया गया था। तो उसमें सर कुछ विषय जो है गवर्नर को दे दिए गए थे और कुछ विषय जो है राज्य के विधानमंडल को दे दिया गया था। तो विषय का कोई बात नहीं। और द्विसदनीय विधानमंडल में फिर क्या हुआ? द्विसदनीय विधानमंडल का मतलब है सर कि इसमें राज्य का प्रतिनिधित्व या जैसे हो जाता है, एक में क्या कहते हैं सर, वो चुने हुए प्रतिनिधि पहुंचते हैं। जैसे लोकसभा में चुने हुए प्रतिनिधि पहुंचते हैं, जैसे राज्यसभा में सर राज्यों का प्रतिनिधित्व। अच्छा, जैसे आपके मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी। जी सर। वो विधानसभा से आए हैं या विधान परिषद से आए हैं? सर वो विधानसभा से। कहाँ से विधानसभा से आए हैं? सर गोरखपुर सीट सर अब की बार। पक्का? मैंने सुना था विधान परिषद से हैं। सर पहली बार विधान परिषद से था सर, इस बार विधानसभा से हैं। यस। और आपके जो इससे भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे जी सर, अखिलेश सिंह यादव जी, यस सर। वो कहाँ से थे? सर नहीं पता। ठीक। महिला आरक्षण विधेयक के बारे में कुछ जानकारी रखते हैं आप? जी सर। बताइए। सर जो है महिला आरक्षण विधेयक जो है ये 126वां संविधान संशोधन विधेयक है और ये पास होने के बाद सर 106वां संविधान संशोधन अधिनियम बन गया है। और इसके तहत जो है महिलाओं को लोकसभा में, राज्य की विधानसभाओं में तथा दिल्ली विधानसभा में 1/3 आरक्षण प्रदान किया जाएगा सर। तो कब से लागू होगा ये, इसकी कुछ जानकारी है? यस सर, ये 2023 के बाद जो है जनगणना होगी सर। उस सर ने अभी आपसे परिसीमन के बारे में पूछा था। सर वही परिसीमन जो है। कितने परिसीमन आयोग आए हैं अभी तक? आपने बोला आप बता नहीं पाए थे कि परिसीमन अगला कब होना है।
यस अब तक कितने परिसीमन हो जितना तो पढ़ाते होंगे आप बच्चों को? यस सर। ये तो बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है, पता होगा आपको। सर रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं सर थोड़ा। अच्छा, इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं कि निर्वाचन आयोग है यस सर। और परिसीमन आयोग है, यस सर। दोनों में क्या अंतर है? सर निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी सर जो है चुनाव कराने से संबंधित है। मूल अंतर बताइए मुझे, कार्य तो मुझे पता है, दोनों में मूल अंतर क्या है? सर परिसीमन आयोग जो है ये क्षेत्र का विभाजन करता है कि किस जो है रीजन में कितने क्षेत्र में चुनाव एक विधानसभा होगी या एक संसदीय क्षेत्र होगा, इस क्षेत्र का विभाजन परिसीमन आयोग के द्वारा किया जाता है। तो आप कार्य बता रहे हैं ना? यस। मैं ये पूछ रहा हूँ कि दोनों में मूल अंतर संविधान में जिक्र है क्या दोनों? यस। किसका जिक्र है? संविधान में सर चुनाव आयोग का जिक्र। यही मैं जानना चाह रहा था। तो इसे आप कौन सी संस्था कहेंगे? संवैधानिक संस्था। परिसीमन आयोग को? यस सर, सांविधिक संस्था। यही मैं पूछना चाह रहा था। कौशलेंद्र जी ये बताइए कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनने में यस अभी आप कौन कौन सी बाधाएं देखते हैं? मैम एक जैसे कि साक्षरता दर बहुत कम है मैम, जैसे महिला साक्षरता सिर्फ 57% है। तो मुझे कितनी लगता है 57 पॉइंट समथिंग है मैम। ठीक है। लगभग 57%। और मैम जैसे कि कौशल आधारित जो है जनसंख्या, कौशल आधारित श्रम का जो है कमी है। ठीक है। और तीसरा मुझे लगता है कि उद्योगों का जो है विकास अभी उतने स्तर पर नहीं हुआ है जैसे अन्य विकसित प्रदेशों में हो चुका है। तो ये बताइए उत्तर प्रदेश में उद्योगों का विकास ना होने के लिए आप कौन कौन से कारक उत्तरदायी पाते हैं? मैम पहला तो ये है कि जैसे मुझे लगता है कि कोस्टल रीजन से न जुड़ा होना, ये ठीक है। लैंडलॉक। पर और भी तमाम सारे ऐसे विकसित राज्य हैं जो कोस्टल रीजन से नहीं जुड़े हैं लेकिन विकसित हैं। जी नहीं, एक रीजन है। ठीक है मैम। दूसरा जैसे इसकी एक आपराधिक छवि बनी हुई थी मैम बहुत दिनों से, तो एक दूसरा रीजन ये हो सकता है। क्या आपराधिक छवि पूरे उत्तर प्रदेश की बनी हुई थी या किसी प्रांत विशेष की बनी हुई थी? क्योंकि उत्तर प्रदेश का कुछ एरिया ऐसा है जो बहुत विकसित है, जहाँ पर बहुत इंडस्ट्रीज हैं, और कुछ ऐसा है जहाँ पर उद्योगों की स्थिति अभी भी अच्छी नहीं है। तो ठीक है, चलिए मान लेते हैं एक आपराधिक छवि हो गई, एक कोस्टल एरिया ना होना हो गया, और कुछ? मैम और मैम कृषि पर निर्भरता अत्यधिक होना मैम। अच्छा कौशलेंद्र, आप एक युवा व्यक्ति हैं, आप मुझे ये बताइए, आप प्रशासक बन गए और आपको सजेस्ट करना है सरकार को, उत्तर प्रदेश की सरकार को, कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की स्थिति यहाँ पे बेहतर हो, इसके लिए ये काम किए जाएं। तो आपके पास कोई प्लान है या किन्हीं प्रशासकों के कामों से आप बहुत प्रभावित हैं कि आपको लगता है कि अदर स्टेट्स में उन्होंने ये लागू किया जिससे स्थितियाँ बेहतर हुई तो हम उसको लागू यहाँ पे करें? मैम प्रशासकों के नाम तो नहीं जाते। कोई बात नहीं, आपके पास अपने कोई प्लान्स हैं? जी मैम, मुझे लगता है कि जैसे सबसे पहले तो गुणवत्ता युक्त कौशल जो है उपलब्ध कराया जाए। जैसे इन्वेस्टमेंट यूपी को बहुत ज़्यादा भी इन्वेस्ट यूपी में प्राप्त हुआ है मैम, तो इस वजह से जो है कौशल आधारित श्रम, और चूँकि अभी जो कौशल जो है कराया जाता है इसमें गुणवत्ता बहुत कम है मैम। वैसे ठेके पे से काम हो जाता है कि तो उसे गुणवत्ता युक्त अगर कौशल विकास किया जाए तो इस पे जो है बेहतर परिणाम आ सकते हैं। अच्छा ठीक है, ये बताइए कौशलेंद्र जी, आप एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के टूरिज्म डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, एक जो है पर्यटन विभाग को आप वहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे, तो आप जो एक प्रेजेंटेशन लेके जाएंगे या जो भी वहाँ पर आप अपनी प्रस्तुति देंगे, उसमें आप उत्तर प्रदेश की किन किन चीज़ों को लेके जाना चाहेंगे? मैम जैसे उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक स्थल हैं, और दूसरा जो है जैसे गंगा के किनारे वाले जो शहर, कुछ से बनारस हो गया मैम, इसकी जो ऐतिहासिक और कल्चरल जो ये सब आप कैसे ले जाएंगे अपने साथ? नहीं मैम, इसका एक वो बता रहे हैं कि अच्छा, ये टूरिज्म सर्किट का नाम सुना है आपने? जी मैम। क्या होते हैं ये टूरिज्म सर्किट, और उत्तर प्रदेश में कितने टूरिज्म सर्किट प्रपोज्ड हैं? मैम टूरिज्म सर्किट का मतलब यह है कि जैसे कुछ एक जैसे बौद्ध सर्किट हो गया, बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो स्थल है उनको मिला के बना दिया जाए, और जैसे कि मैम क्या कहते हैं जैन धर्म, हाँ हम समझ गए आपकी बात, कि जो क्षेत्र जिस उससे संबद्ध है उसको मिला के एक सर्किट बना दिया गया। उत्तर प्रदेश सरकार की क्या स्कीम है, कितने सर्किट बनाने की योजना है? मैम अभी एग्जैक्ट सर्किट तो याद नहीं मैम, लेकिन अभी जैसे बजट में एक रामायण सर्किट और शक्तिपीठ सर्किट और महाभारत सर्किट का जिक्र है। शक्तिपीठ सर्किट का जिक्र बजट में है? कौन कौन से स्थानों को जोड़ने की योजना है? मैम इससे जैसे मिर्जापुर में विंध्यवासिनी धाम, और
आप याद नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, आप उसको देख लीजिएगा। जी G20 की अध्यक्षता किस देश ने की इस वर्ष? जी भारत ने की। G20 की थीम क्या थी? वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम थी या वसुधैव कुटुंबकम से प्रेरित थी? मैं क्या थी थीम, क्या थी? वन अर्थ वन फैमिली वन अर्थ वन फ्यूचर। ठीक है। वसुधैव कुटुंबकम कहाँ से लिया गया है? ये मैम महापुराण से लिया। G20 की कितनी बैठकें उत्तर प्रदेश में हुई इस साल? मैम 4 बैठक। कौन कौन सी? एक मैम लखनऊ में, एक जो है नोएडा में, और एक आगरा में, और एक वाराणसी में। अच्छा ठीक है। मेरा आपसे आखिरी सवाल है जी मैम। आपने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का नाम सुना होगा। जी। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट्स के तहत जो प्रोडक्ट्स आते हैं उनको सेल करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ मॉल बनाए जाने की योजना बनाई है। जी मैम। उन मॉल्स को क्या नाम दिया है? यूनिटी मॉल। और किन किन शहरों में खोलने की योजना है वो? मैम ये राजधानी शहर और जो है कुछ पर्यटन से रिलेटेड शहर। टोटल कितने शहर हैं? अब एग्जैक्ट नाम आपको आइडिया नहीं है? ठीक है कौशलेंद्र, आपसे बात करके अच्छा लगा। आपका इंटरव्यू पूरा होता है, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। आइए बैठिए। कैसा रहा आपका अनुभव? मैम घबराए हुए बहुत ज्यादा हैं। हाँ अभी आप ज्यादा अच्छे दिख रहे हैं। हाँ मैम पता नहीं कैसे, जो पहला मॉक था इससे हमको लग रहा है। पहला मॉक था? इसके पहले आपने मतलब कभी पहले के प्रयासों में भी कभी मॉक नहीं दिया? नहीं, पहला इंटरव्यू। हाँ पहला तो मॉक कोई बात नहीं, पहला मॉक था तो घबराना स्वाभाविक है। चीजें भी एकदम से ब्लैंक हो हाँ कोई बात नहीं, पहला मॉक था ना। अगर आप नहीं घबराते तो फिर हम डर जाते कि बताइए आप डरे नहीं। तो डरना भी जरूरी है, लेकिन इतना नहीं डरना है कि आपका परफॉर्मेंस पूरा सब बिखर जाए। पहली चीज तो आप इस बात के लिए एकदम तैयार रहिएगा क्योंकि आपको ग्रेजुएशन किए हुए लगभग 8 वर्ष हो रहे हैं, है ना। तो ये सवाल बनना वाजिब है। मेरे पापा की डेथ मेरे। हाँ मैं समझ रही हूँ, बहुत सारी समस्याएं होती जीवन में। देखिए अगर किसी आदमी के जीवन में समस्याएं ना हो तो हिंदुस्तान का ऐसा कौन सा युवा है जो बेरोजगार रहना चाहता है? हर आदमी एक जॉब सिक्योर करना चाहता है, राइट? वो चीजें हम समझते हैं, लेकिन ये चीजों का आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपके साथ परिस्थितियां कितनी हार्श थी, नहीं आप, मैं वही बता रही हूँ, आपके साथ परिस्थितियां कितनी कठिन थी ये कोई नहीं सुनना चाहता है, क्योंकि आप बहुत कठिन परिस्थितियों में भी लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, राइट? तो उसको सिंपैथी के लिए या बेनिफिट के लिए बिल्कुल मत लीजिए। हाँ नहीं कोई जरूरत नहीं है। जब आपसे ये पूछा जाए तो आप ये बोलिए कि मुझे हमेशा से इसमें आना था और मैं इसी में सतत लगा हुआ था। बीच में कुछ पारिवारिक जो है कैजुअलिटीज की वजह से मेरी पढ़ाई ब्रेक हुई और फिर आपने बताया मैं 2020 से लगा हूँ। अब जब आपसे ये सवाल पूछा जाए कि भाई आप अभी क्या कर रहे हैं, आप अपने पैसे कमाने के लिए, रोजी रोटी चलाने के लिए, आप क्या, ये वहाँ पे सवाल ऐसे भी पूछ लेते कि आप अपने परिवार पे बोझ हैं क्या, आप इतने सालों से कुछ कमा नहीं रहे, तो आप कहिए नहीं मैं ट्यूशंस दे रहा हूँ। आप वनडे एग्जाम के लिए पढ़ा रहा हूँ या किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा हूँ, ये बोल के एक बहुत बड़ा चैप्टर ओपन कर लेंगे कोचिंग इंडस्ट्रीज के बारे में, कोचिंग्स के बारे में, बच्चों पे प्रेशर के बारे में, सुसाइड्स के बारे में, और फिर बहुत सारे आप कोटा एंड ऑल, बहुत बड़ा चैप्टर एक ओपन हो जाता है। तो आप ये बोलिए कि मैं ट्यूशंस देता हूँ, बात वहीं पे खत्म हो जाएगी। आपने बोला मैं वनडे एग्जाम के लिए जीएस पढ़ाता हूँ, ये कह के आपने हमें वो थाली दे दी जिसमें हम सारे फैक्ट परोसें आपसे पूछने के लिए। फिर हमने आपसे सारे फैक्ट सिर्फ इसीलिए पूछे, वो फिर रीजनल पार्टीज हो, नेशनल पार्टीज हो, विधानसभा, लोकसभा एंड ऑल, वो इसीलिए पूछे गए क्योंकि ये सब वनडे एग्जाम में चलता है, राइट? तो इसलिए पूछे गए। तो ये इसको इस तरीके से आप करिए कि मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ। पहली चीज, आप एक बहुत स्मार्ट कैंडिडेट हैं, है ना। अगर आप घबराएंगे नहीं तो आप बहुत अच्छा करेंगे। आपने घबराहट में बहुत आसान चीज़ों को भी जवाब नहीं दिए। अब क्योंकि आपने अपने डिफेंस मैकेनिज्म में ये बात कही है कि मैं घबराहट के मारे नहीं दे पाया, तो हम उन हर सवाल पे नहीं जाएंगे, लेकिन जैसे पॉलिटी के बहुत आसान से क्वेश्चन सर ने आपसे पूछे, है ना, आपको खुद बाहर जाके लगा होगा कि ये तो मुझे बताना ही चाहिए था, और आपको ये लगे इसीलिए आप मॉक इंटरव्यू में आए हैं, ताकि जब आप वहां बैठे तो आपको ये पता रहे कि अगर मैं घबरा गया तो मैं सब गलत कर दूंगा। तो मुझे घबराना नहीं है। वो 15, 20, 18 मिनट जो भी होते हैं ना, उसमें अगर आप नहीं घबराएंगे तो जवाब नहीं आना गलत चीज़ नहीं है, लेकिन उस घबराहट को कैरी फॉरवर्ड करना और आसान सवालों के जवाब में भी फिर जवाब न दे पाना, वो थोड़ा दिक्कत करता है। एंट्री आपकी ठीक है, अभिवादन करने का तरीका ठीक है, बैठने का तरीका ठीक है, आई कांटेक्ट, हैंड मूवमेंट, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्मार्ट कैंडिडेट हैं, इस कुर्सी से उठ के भी आप आयोग की कुर्सी पे बैठ सकते हैं। इस तरीके से आप तैयार हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। यही दिखाता है कि आप कितने डिसिप्लिन्ड हैं। उसके बाद बात आती है कि आपके बात करने का तरीका, तो क्योंकि आपने अभी अच्छे से पढ़ाई नहीं की है तो बातों में वो कॉन्फिडेंस आ नहीं पा रहा था। थोड़ा रिवाइज कर लेंगे तो आप उसको अच्छे से आप कर सकते हैं। बाकी आप अपनी बातें मजबूती से तभी कह पाएंगे जब आप पढ़ लेंगे। और आपको डरने की, आपको किस बात का डर था, मतलब आप सही सही बताइए
नहीं मैम, पहले मुझे थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप का हूँ तो मैं इंटरेक्ट नहीं कर पाता लोगों से। तो ये तो प्रशासन में भी नहीं चलेगा। आपको ये दिखाना पड़ेगा कि मैं भले ही इंट्रोवर्ट हूँ लेकिन मैं कम्युनिकेट कर लेता हूँ, है ना। ये सब तो वहाँ 15-20 मिनट में, ये जो इंट्रोवर्ट होने का नेचर होता है ना, ये बहुत बच्चों को नुकसान भी देता है। जी। तो आप अपने दोस्तों से फिलहाल 1 हफ्ते खूब बात करिए, गपशप करिए, बातचीत करिए। जो आपके नियर एंड डियर वंस हैं, जिनके साथ आपको बात करने में मजा आता है, रोज आधे घंटे उनसे बात करिए, बोलने की प्रैक्टिस करिए शीशे में देख के। और आप ये सोचिए कि मैं उन 15-20 मिनट में जो बोलूंगा उससे मेरा भविष्य निर्धारित होने वाला है, और ये बहुत सुनहरा मौका है, इसको आपको छोड़ना नहीं है। मेंस कैसा किया है आपने? मेंस अच्छा हुआ मैम। मेंस अच्छा हुआ है, आप कॉन्फिडेंट हैं कि आपके अच्छे नंबर आएंगे? अगर आपने कौशलेंद्र जी मेंस अच्छा किया है तो आप अगर अपनी घबराहट पे काबू पा लेंगे तो निश्चित रूप से आप सफल अभ्यर्थियों की लिस्ट में होंगे। कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं? हाँ, जैसे सर ने पूछा, जैसे 5-6 मंत्रियों के नाम से लगातार नहीं आ रहा। हाँ, तो इसीलिए नहीं है कि आप पहले उसमें कहते थे कि सर मैंने मंत्रिमंडल पढ़ा, मतलब अभी इस मोमेंट में मैं रिकॉल नहीं कर पाऊंगा। जी, वो फैक्ट है। फैक्ट ना आना कोई वो नहीं है ना। और आपने इसमें टीचिंग को मेंशन किया है अपनी हॉबी में, तो फिर आपसे उस सेक्टर पे भी बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। जैसे मैंने पूछा था कि भाई टीचिंग आपने जो है आपका अगर आपको पसंद है तो आप उसमें क्यों नहीं जाना चाहते, आपने उसको बताया। इसके अलावा टीचिंग में फिर आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी और शिक्षा की दिशा में क्या सुधार हो रहे हैं, क्या चीज़ें हैं, उन सब पर भी आपसे बात की जा सकती है। तो उस पर ये सब चीज़ें आप थोड़ा एजुकेशन पॉलिसी वगैरह वैसे भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि टीचिंग की बात आते ही ये सारी चीज़ें आएंगी। और आपको पढ़ाना सच में अच्छा लगता है? जी मैम, मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है। मैं ट्यूशन पहले पढ़ाता था, परंतु मुझे लगा कि इधर थोड़ा ज़्यादा पैसे चाहिए होंगे, तो ये इंस्टीट्यूट पे पढ़ाना शुरू कर दूँ, तो इस वजह से पढ़ाना। नहीं, कोई बात नहीं, ये संघर्ष की जो आप कर रहे हैं ये सब एक दिन बहुत अच्छे तरीके से आपको इसका वो वापस मिलेगा प्रतिदान। लेकिन ये है कि उसके लिए आपको लास्ट मोमेंट पे हथियार नहीं डालने हैं, है ना। अच्छे से पढ़ना है। अभी आप जैसे बात कर रहे हैं ना, अगर आप ऐसे साक्षात्कार में बात कर रहे होते तो जो आपको, अगर हम 60 नंबर दे रहे हैं ना, तो 70-72 देते। उसमें आप इतने ज़्यादा घबराए थे कि हमें सवाल पूछते हुए घबराहट हो रही थी कि हम इस बच्चे से क्या पूछे, मतलब ऐसा क्या पूछे। इसलिए हमने फैक्ट और बहुत आसान सवाल पूछे कि भाई आपकी घबराहट पे हम थोड़ा नियंत्रण करें। पर आप इस चीज़ के लिए तैयार रहेगा कि मे बी इंटरव्यू में सिर्फ फैक्ट पूछा जाए। जी मैम, है ना। तो फैक्ट जो सर ने बोले एक बार देख लीजिएगा, जी, है ना। एक बार देख लेंगे तो और थोड़ा अच्छा रहेगा। ठीक है। अब जैसे मैम ये ग्रेजुएशन का जैसे ये है क्वेश्चन, तो यहाँ से भी बन जाएंगे कि नहीं? आपने केमिस्ट्री और फिजिक्स मैथ तो अब आप 2015 में पढ़े हैं, तो अगर आप ये कह देंगे सर मुझे पढ़े हुए बहुत समय हो गया, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, तो आपको माफ़ी मिल सकती है। 8 साल एक बहुत लंबा समय है, पर फिर भी अब उसमें बेसिक अगर भूल जाएगी, आप न्यूटन का पहला नियम ही भूल जाएं या ओम का नियम ही भूल जाएं, तो वो गलत बात है। बहुत जैसे नहीं होता है कि बहुत कोई कठिन चीज़ें हैं तो आप कह सकते हैं कि मैं भूल गया हूँ सर, अभी मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। उसका तनाव मत लीजिए। देखिए ये सब आपको मैं एक सलाह जरूर दूंगी कि जब आपसे लेके जब तक आपका इंटरव्यू ना हो जाए, आप बहुत लोगों से डिस्कस मत करिएगा। जी। या तो जो लोग सेलेक्टेड हैं आपके कोई दोस्त मित्र, उनसे करिए, या अपने गुरुजनों से करिए। उसके अलावा मार्केट में बहुत अफवाहें आती हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो बच्चा इंटरव्यू दे के आएगा वो आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। वो आपको डराएगा भी, ये भी करेगा। हर आदमी की अपनी कहानी है और हर आदमी अपनी कहानी का हीरो है। ठीक है। तो दूसरे की कहानी से डरने और उससे ये पूछ लिया उससे पूछ लिया कुछ नहीं। आप जाएंगे, आपको देख के जो सवाल मन में आएगा वो पूछा जाएगा, उसका तनाव मत लीजिए। लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ जाइए और सारे फैक्ट एक बार रिवाइज कर लीजिए। आपके पास 10 दिन 1 हफ्ते का पर्याप्त समय है जिसमें रिवीजन हो सकता है। ठीक है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।